लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिलेशन हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी को कैपिटल एस से, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये W जब लिखा जाता है ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं W से। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन ये होता है S इज इक्वल टू होता है K log W। ठीक है, इसी को आज हमें डिराइव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। The change in system is such that it takes the most probable state, which is the state of highest entropy of the system। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, फंक्शन होती है किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, यही लाइन लिखी गई है यहाँ पर कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, एंट्रोपी क्या है आपका, एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। ठीक है, यदि मैंने कहा कि ये फंक्शन है तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, एफ हमारा फंक्शन है, किसका फंक्शन होता है, एंट्रोपी का, इट मींस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो आपने सेंटेंस लिखा है इसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने निकाली, S इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ डब्ल्यू, जो एंट्रोपी है वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन, चूंकि हमें ये पता नहीं है कि किस तरीके का फंक्शन है ना, तो हम ये फंक्शन को के नेचर को जानने के लिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम दो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका सिस्टम A और ये है आपका सिस्टम B। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, अलग अलग सिस्टम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी अलग होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी अलग होगी। इसलिए हमने कंसीडर किया है कि सिस्टम A की एंट्रोपी क्या है, S1, सिस्टम B की एंट्रोपी क्या है, S2। ठीक है, एज इट इज हमारी सिस्टम A की जो प्रोबेबिलिटी है वो है W1, सिस्टम B की जो प्रोबेबिलिटी है वो है W2। ठीक है, ये दो सिस्टम है। यदि हम इनकी टोटल की बात करेंगे तो टोटल के लिए क्या है, इसकी एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी मिलके हमारे पास क्या आई, कैपिटल S, जो कि पूरी दोनों की मिलके एंट्रोपी है। ठीक है, ऐसे ही W1 और W2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। यदि हमको पूरी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, कैपिटल W। ठीक है, तो ये हमारे दो सिस्टम हमने कंसिडर किए हैं जिसके हमने पैरामीटर इस प्रकार से लिए हैं। आगे सॉल्व करते हैं हम। टोटल एंट्रोपी अभी मैंने आपको बताया क्या होगी, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, A की एंट्रोपी और प्लस में B की एंट्रोपी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, कैपिटल W टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारी। ठीक है, W1 इंटू W2, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, दोनों निकल लिया हमने, क्या, एंट्रोपी भी और प्रोबेबिलिटी भी। बट हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या पढ़ा कि ये जो एंट्रोपी होती है वो फंक्शन होती है प्रोबेबिलिटी की, है ना। तो इसी के थ्रू हम S1 की भी वैल्यू निकाल लें और S2 की भी निकाल लें, है ना। तो S1 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ W1, क्योंकि A की प्रोबेबिलिटी क्या है, W1, B की प्रोबेबिलिटी क्या है, W2, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ W2। ठीक है, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यू रखें S1 और S2 की, तो S1 की प्लेस पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ W1, ये रखा है। ठीक है, S2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ W2, ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब हमको कैपिटल W की भी वैल्यू पता है, क्या है, एफ ऑफ W की वैल्यू क्या है, W1 इंटू W2, तो ये W1 इंटू W2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ W1 प्लस एफ ऑफ W2। ये इक्वेशन मिलेगा हमको। आगे देखते हैं, ये मिल गया हमको इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैपिटल W इज इक्वल टू क्या है, W1 इंटू W2, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू W1। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इक्वेशन नंबर 4 को W1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा मेरे पास, एफ ऑफ W1 डॉट W2,
डॉट मीन्स क्या है, ये फंक्शन है W1 और W2 भी है इसके साथ में, ठीक है। तो अगर मैंने W1 के रिस्पेक्ट में किया तो सिर्फ W1 का होगा डिफरेंशिएशन, W2 क्या हो गया बाहर, और एक बार आपके फंक्शन का हुआ क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं W1 भी है ना, ये W1 का भी फंक्शन है इसलिए फंक्शन का होगा, तो फंक्शन का क्या हुआ f डैश W1 इंटू W2, और ये W2 आपका बाहर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे W2 अकेला है f ऑफ W2, तो W1 के रिस्पेक्ट में उसका क्या हो जाएगा 0, उसको हटा दिया हमने, f ऑफ W1 का क्या हो जाएगा f डैश W1। डैश का मतलब है कि ये एक बार अवकलित हो चुका है या फिर इसको एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अगेन हमको इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू W2। पहले हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था W1, अब हम करेंगे W2 के रिस्पेक्ट में, सेम एज इट इज होगा, बट यहाँ पे W2 बाहर निकाला था क्योंकि W1 के रिस्पेक्ट में हुआ था, तो अब क्या होगा W1 बाहर निकल जाएगा और फंक्शन का तो एज इट इज होगा क्योंकि इसके पास W2 भी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा f W1 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हम W2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 0 हो गया। अब हमारे पास क्या आया f डैश W2, क्योंकि इसके पास W2 है, इसका हो गया अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या आएगा f डैश W2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। फॉर्म इक्वेशन 5 एंड 6 क्या करना है हमको, 5th और 6th इक्वेशन में से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं, क्या आएगा W2 f डैश W1 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 f डैश W1 W2 इज इक्वल्स टू f डैश W1 और f डैश W2। ये वाली क्वांटिटी सेम है तो इसको कट आउट कर दिया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास W2 W1, ठीक है, क्वांटिटी बची, इज इक्वल्स टू, यहां से कुछ भी हमारा कट कैंसिल नहीं हुआ है तो ये बचा एज इट इज, ठीक है। आगे यहां तक समझ में। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये W2 वाला W2 के पास और W1 वाला W1 के पास, तो क्या आया हमारे पास मल्टीप्लाई होके W1 f डैश W1 इज इक्वल्स टू W2 f डैश W2, ठीक है। इस तरीके से अभी तो हमने 2 सिस्टम कंसिडर किए हैं, हमारे पास 2 से ज्यादा भी सिस्टम हो सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो फंक्शन आ रहे हैं इनको हम क्या ले रहे हैं, एक कांस्टेंट k ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सब इक्वल है किस कांस्टेंट के, k, जो क्या है हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है। तो यदि हम k को इक्वल में रख के f डैश W1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, f डैश W1 की वैल्यू ये यहीं पे रहेगा, ये क्या जाएगा k के अपॉन में, तो क्या आ गया k अपॉन W1। एज इट इज अगर हमने f डैश W2 की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा k अपॉन W2, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों को मिला के, ठीक है। आगे करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, यदि हमने इक्वेशन नंबर 7 को इंटीग्रेट किया है तो क्या लगेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है तो ये वापस अपने फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x का हमने पढ़ा है log x होता है, k हमारे लिए कांस्टेंट है तो k बाहर, क्या हो जाएगा log W1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, f डैश है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होने के बाद f फंक्शन बचेगा सिर्फ, इज इक्वल्स टू k log W2, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो ये W2 log के साथ आएगा, k कांस्टेंट है वो बाहर, ठीक है। यही किया है हमने यहाँ पे, f ऑफ W1 इज इक्वल्स टू क्या आया, k W1 प्लस कांस्टेंट, f ऑफ W2 इज इक्वल्स टू k W2 प्लस कांस्टेंट। और ऐसे हमारे पास और भी सिस्टम हो सकते हैं, जैसे f ऑफ, अगर हमने थर्ड सिस्टम लिया है तो f ऑफ W3 इज इक्वल्स टू क्या आता, log W3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आते जाते हम जितने ले रहे हैं उतने। तो अगर हम इसको इन जनरल टर्म में लिखें कि एक जनरली क्या होता है, जैसे हमने अलग अलग एंट्रोपी ली है, बट अगर टोटल इन जनरल में लिख दे तो वो क्या होता है, एंट्रोपी S जो होता है वो k log W के इज इक्वल्स टू होता है प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो यही हमारा रिलेशन है किस किस के बीच में, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में, जो कि क्या होता है S इज इक्वल्स टू k log W, ठीक है, जहां पे S क्या है हमारा एंट्रोपी है और W क्या है प्रोबेबिलिटी है, K आपका कांस्टेंट है, ठीक है। लॉग हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद आया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।